नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। मैं कार्यक्रम की रूपरेखा शुरू करूं इससे पहले आप सबको 5 दिवसीय हमारे दीपावली महोत्सव में आज मनाए जा रहे गोवर्धन पूजा के और अन्नकूट महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है सियासी चाल भूचाल, ये डेडिकेटेड है पॉलिटिक्स को, राजनीति को, अर्थनीति को। और मैं आप सबसे बारंबार कहता चला आ रहा हूं कि हमको सबको राजनीति के बारे में विशेष तौर पर रुचि लेकर सोचना समझना चाहिए। क्या हमारे आसपास में चल रहा है, किस तरह की घोषणाएं हो रही हैं, किस तरह से लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं और उसके ऊपर कितनी अमल दरामद होती है, ये सब के ऊपर आपको हमको सजगता से और जागरूकता से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आसपास में हमारे देश के आसपास में क्या जियोपॉलिटिकल सीन चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स के क्या हालचाल हैं, वो भी हमें जानकारी में होना चाहिए। क्योंकि आपसे जिनका मुकाबला है वो इस मामले में बहुत आगे की सोच रखते हैं और आपने देखा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस जितनी आपके मुकाबले में खड़े लोगों को है उतनी हमारे देश के लोगों को नहीं है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, हमेशा आग्रह रहेगा कि आप अर्थशास्त्र को पूरी तरह से समझें और इसके ऊपर अपनी कड़ी निगाहें भी रखें, जिससे कि आपके बारे में जो फैसला लिया जा रहा है, जो फैसले ले रहे हैं, उनको पता रहे कि आप जागरूक हैं। आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है सियासी चाल भूचाल, इसके सूत्रधार राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले चंद्राजी सिंघवी हमारे साथ इस कार्यक्रम के सूत्रधार होते हैं। और चंद्राजी सिंघवी के बारे में आप जैसा जानते हैं, चंद्राजी सिंघवी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और साथ ही राजनीति में उनका दर्जा चाणक्य का दर्जा है। आज हम पूरे सप्ताह में जो कुछ चला है, राजनीति में जो जो खबरें बनी हैं, जिस तरह का माहौल चल रहा है और क्या क्या नया बदलाव हुआ है, इसको लेकर सिंघवी साहब से रूबरू होंगे और आपकी बातचीत करवाएंगे। तो चलिए सिंघवी साहब से मिलते हैं, स्वागत करते हैं सिंघवी साहब का। सिंघवी साहब स्वागत है, नमस्कार। और साथ ही जी नमस्कार। और साथ ही दीपावली की राम राम साहब। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना, आपके पूरे परिसर को दीपावली की शुभकामना जी। तो वैसे तो दीपावली महोत्सव अभी चल रहा है और आज अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है। और लेकिन मैं हमारे दर्शकों को एक बात ये जरूर बता देना चाहता हूं कि ये चंद्राजी सिंघवी का डेडिकेशन और कमिटमेंट देखिए आप, कि कल से चंद्राजी जी की तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हुई है। इसके बावजूद आप हम सबसे मिलने के लिए और इस तबीयत के बावजूद उनका जो डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है और जो क्रेडिबिलिटी है, वो आपको दिखाई दे रही है। और चंद्राजी जी को जैसे ही पता लगा कि यह कार्यक्रम होना है, ये चूंकि वीकली है कार्यक्रम, इसलिए वो तैयार हो गए। तो ये एक डेडिकेशन है जिसको सैल्यूट किया जाना चाहिए। और अब मैं आगे बढ़ता हूं और चंद्राजी जी से जानना चाहता हूं, वैसे तो चंद्राजी जी इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, लेकिन मैं कार्यक्रम की प्रस्तावना में कुछ बातें रख देता हूं, फिर चंद्राजी जी बोलेंगे। ये सिंघवी साहब, जिस तरह के नतीजे जो हैं उपचुनाव के आए हैं, उससे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों में कोई कमी रही है? बड़ा आश्चर्य सवाल पूछ रहे हो आप। आपके सचिन पायलट ने एक बात कही कि कांग्रेस जीती नहीं, भाजपा हारी है। मैं सच बोलने के लिए पायलट को बधाई देना चाहता हूं। असल में हुआ क्या था, आपने शोले पिक्चर देखा है जी? शोले पिक्चर में एक कैरेक्टर होता है जेलर का। वो जेलर बोलता आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। वही हुआ। भाजपा के जेलर रूपी कमांडर ने अपने वोटर्स को कह दिया, आधे बिंडर के पास जाओ, आधे डांगी के पास जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो जमानत जब थोड़ा वाजिब हो गया। इसमें किसी का कोई लेन देन नहीं है। ये तो भाजपा की आपसी फूट थी। 3 राजपूत कैंडिडेट, तीनों भाजपा के, और तीनों भाजपा के कट्टर उम्मीदवार। हिम्मत सिंह को टिकट मिला, बिंडर कट्टर वाजपेयी, और डांगी को हनुमान बेनीवाल ने खड़ा किया, जिसको मैंने बहुत पहले कहा था कि डांगी मजबूत कैंडिडेट है। आप कल्पना करो एक उम्मीदवार होता तो क्या होती। तीनों के वोट मिलाकर के 1,17,000 वोट आए, कांग्रेस की 61,000 आए। फिर भी मुंह पर ताव, फिर भी लगता है हम बहुत बड़े बहादुर हैं। आपकी बहादुरी नहीं है, ये भाजपा की कायरता, कमजोरी, फूट, गलत टिकट का वितरण
और आपसी फूट के कारण यह रिजल्ट आया है। दरियाबाद के चुनाव में भी अगर बीटीपी का सावरचंद खड़ा नहीं होता तो बराबरी की टक्कर होती। वो तो छोटू भाई वसावा की मेहरबानी, मैं छोटू भाई वसावा का अधिकारी रहा हूं, वो गुजरात के अंदर अध्यक्ष थे, मैं स्टेट का प्रभारी और महासचिव था। मैं जानता हूं छोटू भाई का फैसला एक मजबूत फैसला होता है। छोटू भाई ने कभी जिंदगी में चुनाव हारा ही नहीं। 32 आदमियों 25 केस के बावजूद जीतते, उसको न अहमद पटेल हरा सका, न नरेंद्र मोदी हरा सका, न उनको और कोई हरा सका। हराने का तो प्रश्न ही नहीं है, उनके क्षेत्र में जाने की भी हैसियत किसी की नहीं है। तो उस आदमी ने जब थावरचंद को खड़ा किया तो जमानत तो जब्त होती नहीं। थावरचंद का दूसरे नंबर पर आना जरूरी हो गया था, वो आया, भाजपा थर्ड स्थान पर गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि भाजपा की दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछेंगे। पहला तो यह कि इन्होंने भाजपा की कमांड शोले वाले जेलर को दे दी। वो एक तरफ वो ट्रांसफर नहीं करा सका, या तो पूरे डांगी को करा देता या पूरे बिंडर को करा देता, पर आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे आओ, तो बाकी कोई बचा ही नहीं। इसलिए भाजपा की ऐसी दुर्गति हुई। सवाल यह है कि पहले भाजपा जब जब गलती करती थी तो संघ उस गलती को सुधारता था। अब मामला उल्टा हो गया है, संघ तो गलती सुधार नहीं पाता, बल्कि संघ तो गलतियों का भागीदार बनता जा रहा है। कितने बड़े दुख की बात है भाजपा के लिए। भाजपा की ऐसी बात है जब पृथ्वीराज चौहान ने 10 बार हरा दिया गौरी को, तो 11वीं बार तो कोई राय देता कि को कत्ल कर दो, इसको बाहर बूट के फेंक दो, नहीं माना तो दुख पाया ना। भाजपा में जो अहंकार है यह संघ के द्वारा समर्थित लोगों का अहंकार है। न तो स्टिकर देने में वसुला की मानी गई, न गुलाब सिंह कटारिया की मानी गई, न पार्टी की मानी गई, उठा करके टिकट दे दिया। अब ऐसे आप बिना सोचे समझे टिकट दोगे तो मरना है। अब इसका लाभ कांग्रेस उठाएगी तो गलत क्या है? कांग्रेस का क्या? कांग्रेस कहेगी कि हम जीते हैं। मैं तो सचिन पायलट से भी एक कदम आगे हूं, जीते तो ही ना, जीत तो जीत होती है, हार नहीं होती है। मगर असलियत क्या है? आपको औकात देखनी चाहिए। औकात तो कांग्रेस की 67 वोट की है और भाजपाइयों की वोट 1,17,000 की है। ये तो आपके वल्लभनगर का हाल है। वहां की जीत मैं कांग्रेस की जीत मानता हूं। दरियावद में जीती है कांग्रेस, पहले भी कांग्रेस थी, अभी कांग्रेस आई है। दोनों जगह इमोशन, सिंपैथी, उम्मीदवारों का मरना, उम्मीदवारों का सहन के अंदर इमोशनल भावना का प्रयोग करना, ये सब हुआ है, होना चाहिए। ये तो कांग्रेस की बुद्धिमानी है कि कांग्रेस ने अपने अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दे दिया, इसका कोई गलत नहीं है। और सबसे बड़ी कांग्रेस की जीत तब हुई है जबकि उनका मार्थी सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बैठकर भाग नहीं ले सका। अगर सीपी जोशी भाग लेता तो शायद 10,000 वोट और ज्यादा कांग्रेस के बढ़ जाते, मगर उनको क्रेडिट देना नहीं चाहता, न कोई सचिन को क्रेडिट देना चाहता है। अशोक जी सारे क्रेडिट को ऐसे हजम कर जाते हैं जैसे कोई ईटेबल आइटम है, उसको भोजन करना। भाग्यवान तो है ही वो। गहलोत का भाग्य, भाजपा की मूर्खता, भाजपा की फूट, जेलर का करेक्टर, इन सब बातों को लेकर के मैं दरियावत के चुनाव को ज्यादा महत्व देता नहीं, लेकिन वल्लभनगर का चुनाव तो एक जबरदस्त चुनाव था। जब हनुमान बेनीवाल ने डागी को खड़ा किया तो 15 दिन पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था, आप ही के चैनल पे दिया था कि भाजपा 4थे स्थान पर आई थी। तब लोगों ने मुझे कहा था पागल हो गए हो क्या? अब क्या पता मैं पागल हूं या भाजपा पागल हो गई है, आप फैसला कर लो। और 4थे स्थान पर आई। हालांकि मैं जोड़ना भूल गया कि जमानत भी जब्त हो सकती है। बाद में मेरे बाप ने 10 दिन बाद अशोक गहलोत ने रिपीट किया कि 4थे नंबर पर आएगी। तो अशोक गहलोत तो क्रेडिट लेने के मास्टर है। अशोक गहलोत तो वो गैंग पर्सनैलिटी है जो पड़ोसी के घर के अंदर कुछ भी होता है तो उसका क्रेडिट खुद ले लेते हैं, उनमें गुण है। इसका लाभ मिला अशोक को और मिलना भी चाहिए। अल्टीमेटली तो क्रेडिट चीफ मिनिस्टर को ही जाता है, अल्टीमेटली तो क्रेडिट पार्टी को ही जाता है। मगर आपने मुझे असलियत पूछी तो मैंने बता दिया, मैं इसे भाजपा की हार ज्यादा मानता हूं, कांग्रेस की जीत नहीं मानता। सचिन पायलट के वक्तव्य में 100% सच्चाई है और सच्चाई उगलने के लिए और झूठ निकलने के लिए मैं सचिन पायलट को बधाई देता हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये बात मैं हमारे दर्शकों को रेखांकित करके बता देता हूं कि पिछले हमारे जो कार्यक्रम है सियासी चाल भूचाल के, दोनों कार्यक्रमों में चंद्राजी सिंघवी ने यह बात बहुत ही पुरजोर तरीके से बोली थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 4थे नंबर पर रहने वाले हैं और रिजल्ट वो का वो है आपके सामने। इसीलिए चंद्राजी जी को राजनीति का चाणक्य लोग मानते हैं। तो ये तो रही बात ये। लेकिन अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे,
आपने अभी सचिन पायलट, अशोक गहलोत सबका नाम लिया है और रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो रिजल्ट आए हैं और जिसमें कांग्रेस की जीत हुई है, इसका फायदा अब अशोक गहलोत को मिलेगा या सचिन पायलट को मिलेगा? नहीं, इसका फायदा केवल हनुमान बेनीवाल को मिलेगा। हनुमान बेनीवाल ने सड़क से उठाकर एक आदमी को खड़ा किया और वो 48,000 वोट लाया। भाजपा कांग्रेस दोनों के नाक पर उसने चूना लगा दिया है। हनुमान बेनीवाल जाटों का उभरता हुआ नेता तय हो चुका है। मैं आपसे कहता हूं, आज सुबह की बात है, मेरे पास बाड़मेर के एक्स एमपी का फोन आया। उसने कहा कि हनुमान बेनीवाल में सारी क्षमता और गुण है। इस चुनाव से साबित हो गया कि हनुमान बेनीवाल जिस कैंडिडेट का हाथ पकड़ेगा वो कम से कम सेकंड पोजीशन पर आएगा और फर्स्ट पर भी आ सकता है। सेकंड फायदा तो अशोक गहलोत को सोनिया जी के दरबार में हुआ है, क्योंकि उनको तो असलियत मालूम पड़ेगी नहीं, जो गहलोत जी कहेंगे वही मालूम पड़ेगा। और वैसे अगर मुख्यमंत्री जीत का श्रेय लेता है तो गलत भी नहीं है, लेना उसका हक है। सचिन पायलट सच बोलता है, मगर सत्य कहां बोलता है, किसके सामने बोलता है, कहां जाकर बोलता है, ये तो सचिन ही जाने। मगर सचिन और हनुमान, इन दोनों की बात में दम है, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में भाजपा की होने वाली गलतियों का लाभ उठाए। भाजपा अपने उम्मीदवारों के चयन में संघ के कदमों पर बैठकर भाजपा का पहली बार गलत फैसला हुआ है। संघ हमेशा भाजपा की गलतियों को सुधारता था। इस बार संघ ने भाजपा की गलतियों को निखारा है। कैसे निखारा है? ये टिकट किसने दिया है? दिल्ली से आया है, चंद्रशेखर ने दिया है। बताइए आरएसएस का क्या रोल है? आरएसएस ऐसे गलत आदमी को टिकट देती तो वीटो कर देती, नो, पर आरएसएस ने उद्यम ही नहीं बचा। आरएसएस के जो लोग राजस्थान आरएसएस को चला रहे हैं, उनमें राजनीतिक विचार, शौर्य, शक्ति, सोच, सबकी सख्त कमी है। इसकी कीमत कौन चुका रहा है? भारतीय जनता पार्टी को चुका रही है। अगर यही हाल रहा तो अभी बुरा हाल होगा। मैं हनुमान बेनीवाल की प्रशंसा इसलिए करता हूं, एक अकेला आदमी इतने दम पर चुनाव लड़ा और डांगी को सेकंड ले आया। इस पर तो कई लोगों को सोचना पड़ेगा। साड़ा में ही वो अच्छे वोट लाया था, तो ये तो क्वालिटी है आदमी की। आपको मालूम है 50 सीटें हैं जो जाटों से प्रभावित है। उन 50 सीटों पर हनुमान बेनीवाल की पंचायती चली। अगले चुनाव में हनुमान बेनीवाल एक ताकत के रूप में उभरेगा। डांगी के चुनाव ने साबित कर दिया है। और मैं आपसे कहता हूं, मुझे बड़ी खुशी है कि एक नौजवान लड़का इतनी ताकत से चुनाव लड़ा। आई एम वेरी हैप्पी। अब रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस के तो देखो भी, कांग्रेस की स्थिति उदयपुर में इतनी खराब नहीं थी। पहले भी एक सीट कांग्रेस की थी, एक भाजपा की सीट थी। एक के पिता की मृत्यु हो गई, एक के माता की मृत्यु हो गई, तो ये सब चलता रहता है। इसी प्रकार किरण जीती, किरण भी मां की संवेदना में तो जीती थी। ये संवेदनाओं का खेल है, ये उपलब्धियों का खेल नहीं है। हो गया। मगर आप एक बार होता, जब आप उदयपुर से हटकर जैसे ही आप देवगढ़ मदारिया के नीचे उतरोगे तो एक स्टेट आएगी जिसका नाम है मारवाड़। 40 विधायक हैं। मैं आज भविष्यवाणी करता हूं 4 से ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरे को चिंता करने की जो भाजपा स्ट्रांग, भाजपा कितनी भी जोड़ तोड़ कर लेगी तो मारवाड़ में 4 और 6 से ज्यादा सीटें नहीं लाएगी। उदयपुर की कांग्रेस नहीं लाए, सॉरी कांग्रेस नहीं लाएगी। इसलिए कांग्रेस को इस मामूली जीत पर अहंकार करने की जरूरत नहीं है। अहंकार बहुत बुरी चीज है, अहंकार से सर्वनाश होता है। मैं तो चाहूंगा आज भी कांग्रेस को संभागवार जीतने वाले लोगों की सूची बनानी चाहिए। बनाइए, मेरे सामने लाइए, सीट टू सीट डिस्कशन करिए। कर सकते हो क्या? है कांग्रेस में किसी माई के लाल की हिम्मत तो करे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इस चुनाव का दूरगामी परिणाम एक ही हुआ है कि हनुमान के व्यक्तित्व में निखार आया है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला है। सचिन पायलट ने सच बोल करके अपनी इमेज बनाई है, ये बात मैं मानने को तैयार हूं। गहलोत को इसका लाभ मिलना भी चाहिए और मिलेगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है राजस्थान का, और सारा श्रेय तो मुख्यमंत्री को जाएगा ही जाएगा। इनकी जगह अगर जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री होते तो उनको भी ये श्रेय मिल जाता, शिवचंद्र माथुर होते तो उनको भी मिल जाता। ये तो कायदे की बात है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अब ये सारी बातें सोचने के बाद मैं समझता हूं आगामी चुनावों के अंदर इसका एक असर पड़ेगा। कम से कम 50-60 सीटों पर हनुमान के आदमी मजबूती से उतरेंगे और वो अगर तय कर लेंगे कि हमको किसको हराना है, उसके हिसाब से उम्मीदवार चूज किए तो उनको हरा भी देंगे। ये आप कागज पर लिख लीजिए। अब ये डिपेंड करता है कि हनुमान किसको हराएगा, किसको जिताएगा। तो हनुमान अकेला ही थोड़ी है, हम मददगार हैं, उसके सलाहकार, हम भी सलाह देंगे। और हमारे तो दृढ़ मान्यता है, आज मोदी जी ने जो पेट्रोल के दाम घटाए, मैं इस पर आना चाह रहा था, मैं इस पर आना चाह रहा था इसी सब्जेक्ट को। मैं आपकी राय पर ही मैं बोल रहा हूं।
मैं इसी दिमाग अर्थशास्त्र के मामलों में आपका दिमाग हमारे से बहुत तेज है। आपने हिंट किया, मैंने हिंट पकड़ लिया आपका। ये तो मैं करता हूँ राजनीति, हिंट तो करता हूँ। मैं सवाल पे आऊंगा। क्या कह रहे हैं? एक झटके के अंदर 10 रुपया घटाना और 5 रुपया घटाना, और वो उन प्रांतों द्वारा जहां भाजपा का राज है। कांग्रेस प्रांतों ने भी घटाने की कोशिश। मैं इस पे आऊंगा, लेकिन एक सवाल, मेरा पूरक सवाल, पहले मेरा एक सवाल हो जाने दीजिए आप। अब ये आपने बात बताई कि जाट प्रभावित जो है 50 सीट है, और हमारे दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि पिछले कार्यक्रमों में हम ये बात बता चुके हैं कि 2003 के चुनाव में चंद्रराज सिंघवी ने ये प्रयोग किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ। उस वक्त चंद्रराज जी थे, और यह प्रयोग इतना सफल गया कि वसुंधरा राजे को भारी बहुमत मिला, जबकि कभी भी भैरू सिंह जी जैसे स्टॉलवर्ट नेता के रूप में होते हुए भी कभी इतना बड़ा जन समर्थन नहीं मिला था। लेकिन यह प्रयोग जो था वो जबरदस्त गया। अब यह बात अलग है कि आगामी चुनाव में यह किस तरह से बात बनेगी और किस तरह से ये जाट प्रभावित जो सीटें हैं इनका कोई कैलकुलेशन कर पाएगा। देखिए, मैं आपसे बताऊं, 57 सीटें ऐसी थी 2003 तक भाजपा एक भी सीट उनमें से जीत के नहीं आई। नागौर में तो प्रश्न ही नहीं था। नागौर में हम 10 में से 9 सीट लाए। उन 57 सीट में मैंने फॉर्मूला 57 दिया, जिसके 29 सीटें हम जीत करके आए। तब भैरू सिंह जी ने मुझे टेलीफोन किया, तेरा दिमाग खराब है, मैं भी 90 से ऊपर नहीं लाया, तू 120 सीट कहां से लाएगा? मैं नहीं लाऊंगा, था जोड़ तोड़ लाएगी, और बराबर 120 आई। तो मैं क्रेडिट नहीं लेता, मैं तो कहता हूं भैरू सिंह जी का आशीर्वाद था उसमें भी हमारे को। भैरू सिंह जी ने वसुंधरा को लाकर के खड़ा किया था। मैं किसी की आलोचना करना ही नहीं चाहता, मैं तो प्रशंसा करते हुए सब बात कह देता हूं। अब वो प्रशंसा नेगेटिव पड़े तो उसका मैं क्या कर सकता हूं? अभी मैंने सचिन पायलट की प्रशंसा कर दी, अब ये किसी के लिए नेगेटिव पड़े तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने हनुमान बेलवाल की तारीफ कर दी, ये किसी के लिए नेगेटिव पड़े तो मैं क्या? मैंने कभी किसी और आदमी की बुराई नहीं की है। मेरे 51 वर्षों से इतना डिफरेंस है, पर मैंने एक शब्द आज तक 20 साल में वसुंधरा के खिलाफ नहीं कहा। एक शब्द मैंने 40 वर्षों के विरोध के बावजूद गहलोत के खिलाफ नहीं कहा। मैं कहता ही नहीं हूं, मैं तो असली बखानता हूं, और जनता निर्णय पर पहुंच जाती है तो मेरा क्या दोष है? तो मैं तो बोलता रहूंगा। 2003 की बात की तो मैंने बता दिया, भारत के इतिहास में पहली बार था जब नागौर में 10 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी। 2 तो लाओ, 2 लाना भी भारी पड़ता है। बिल्कुल ठीक। इस बार भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे स्वाभिमान की रक्षा करेगी तो उसका साथ देंगे, कांग्रेस करेगी तो उसका साथ देंगे, और कोई नहीं करेगा तो दोनों को हराने के लिए सिलेक्टेड जगह काम करेंगे। हमारा तो हराने जीताने की एक्सपर्टाइज है, खुद के जीतने की नहीं है। और इससे मैं लड़ता भी नहीं हूँ चुनाव। मुझे कई लोगों ने कहा चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? मैं 2 लाख आदमियों को राजी करके एमएलए बनूं, इससे अच्छा मैं जोड़ तोड़ करके सीधे मिनिस्टर बनता हूं। कांग्रेस में ये एक्सपेरिमेंट मेरा सफल हुआ, भाजपा में मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, जेडीयू में मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। तो मैं आपके सामने जब बोलता हूं तो सच्चाई क्यों बोलता हूं कि मुझे मांगना ही नहीं है कुछ। अगर मुझे टिकट मांगना पड़े तो मुझे भी तो जाकर के लोगों के आगे एडीआर करनी पड़ेगी, मांगना ही नहीं है। आपने बड़ी भारी बात की आज, 2003 को याद दिलाकर आपने मेरे में नवजीवन का संचार कर दिया। इसके लिए सुभाष जी मैं आपका बहुत बहुत बधाई पात्र। गुड। तो अब मैं लास्ट में एक सवाल मेरी तरफ से जो बच गया है वो ये है कि ये उपचुनाव के जो ओवरऑल रिजल्ट आए देश में, और इसके बाद जो सुनने में जो बातें आ रही हैं उसमें ये आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ये महंगाई की जो मार है, चूंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के अप्रत्याशित रिजल्ट आए थे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि महंगाई की वजह से हारे हैं, इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार ने 10 रुपया डीजल पर और 5 रुपया पेट्रोल पर कम किया है। तो क्या लगता है? एक मिनट जी, आप या तो क्रेडिट देना चाहते हो प्रभारियों को, राजीव शुक्ला को क्रेडिट क्यों नहीं देते? राजीव शुक्ला उनका प्रभारी था। राजीव शुक्ला भी घुटावा राजनीतिज्ञ है, मेरे साथ उसने 10 साल 15 साल लगातार काम किया है। छोटे भाई की तरह काम किया, बड़े भाई की तरह नहीं। उसने भी कुछ खेल किया होगा। तो मैं हिमाचल की जीत का आधा श्रेय बीजेपी के उस स्टेटमेंट को देता हूं जो सीएम ने दिया है, और आधा श्रेय मैं केवल राजीव शुक्ला को देता हूं। आज राजीव शुक्ला ही एकमात्र आदमी है जो अहमद पटेल की कुर्सी पर बैठे तो जोड़ तोड़ कर सकता है। उसके संबंध बहुत तगड़े हैं, वो विपक्षियों से दोस्ती रखता है। उसकी शादी में गया था, आपको आश्चर्य होगा, उस शादी में अटल जी भी थे, अडवाणी जी भी थे, सोनिया गांधी भी थी, राहुल गांधी भी था, प्रियंका गांधी भी था, सरदिया, सारी पार्टियों के सारे नेता माते। ऐसा एक आदमी था अहमद पटेल, दूसरा है राजीव शुक्ला। मगर वहां भी राजनीति, गंदी राजनीति चलती है, आप कर क्या सकते हो। और ये बता दूं, आज वहां पर जो प्रियंका का उदय हुआ है, इसके पीछे राजीव शुक्ला का दिमाग है। इसलिए आप चिंता मत करो,
जो बात कही है हिमाचल के सीएम ने उसको गंभीरता से लेना चाहिए। महंगाई घटानी चाहिए। जनता बहुत दुखी है, जनता को सुखी करो। मोदी जी, केवल अहंकार से राजनीति नहीं चलती है, केवल एकल फैसले से राजनीति नहीं चलती है, सबकी राय लेकर चलो। आप प्रधानमंत्री हो तो मेरे को सेंटेंस याद आ गया, वो जो एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था, मनी इज नॉट गॉड बट नॉट लेस देन गॉड। तो मैं मोदी जी आपको इतना ही कहूं कि यू आर नॉट गॉड बट नॉट लेस देन गॉड। लेकिन प्रॉपर्ली करिए। कहा था, याद है आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और अब सियासी चाल भूचाल का ये जो कार्यक्रम है, इसके सूत्रधार आप हैं, तो कोई ऐसी बात जो मैं न पूछ पाया हूं वो आप और कह लीजिए, फिर कार्यक्रम समाप्त करते हैं। मैं इतना ही जानता हूं कि जिस पार्टी में बुद्धि होगी वो हनुमान बेनीवाल को पहले गले लगाएगा। आपने पूछा ना मेरी राय, कांग्रेस में बुद्धि है तो वो लगा ले गले, भाजपा में बुद्धि है तो वो गले लगा ले। मैं थोड़ी थोड़ी गर्दन दोनों की कट जाएगी अगर ये विरोध में रहा तो। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वेरी गुड। तो आपने सुना, राजनीति में बहुत लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले और पूर्व मंत्री और राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले चंद्राजी सिंघवी से, और जिस तरह की बातें सिंघवी साहब करते हैं, इन बातों का राजनीति में आगे बहुत इंप्लीकेशन होता है, आगे बहुत असर होता है। आप इन सब इस वार्ता को नोट करते जाइएगा, और जब चुनाव होंगे तब ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी। इनके एनेक्डोट्स मिलाने की जरूरत होगी, बाकी चीजें वैसे की वैसे चलेंगी। तो ये थे चंद्राजी सिंघवी। सिंघवी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले बृहस्पतिवार फिर मिलेंगे। बिल्कुल, फिर मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। नमस्कार। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल, वार्तिक टीवी का ये विशेष फीचर। हम लेकर आते हैं आपके लिए राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की जोड़तोड़ चल रही है, किस तरह की परिभाषाएं नित नई खड़ी जा रही हैं, और किस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग का काम चल रहा है, किस तरह का विमर्श हमारे सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है। इसके ऊपर हम ये वीकली चर्चा करते हैं। आपने हमारे सूत्रधार चंद्राजी सिंघवी को सुना, देखा, इसके लिए आपका आभार। हमारे कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।